देखिए कार्ड आऊँ मैं आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। तो जैसे कि हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है फॉर स्टेट पीजीटी कॉमर्स, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक यूनिट है वो मार्केटिंग का है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, विद टाइमर आपको सॉल्व करना है। तो पहला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डी मार्केटिंग। आपके ऑप्शंस हैं परमानेंटली डिस्ट्रॉइंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ड्यू टू रेगुलेटरी इश्यूज, temporarily or permanently reducing the demand for a product to a level that matches production capacity, shifting consumer focus from luxury brands to discount brands during a recession, completely stopping all the promotional activities for an obsolete product. And your 30 seconds starts now. 30 सेकेंड्स में आप लोगों को सॉल्व करना है। आई थिंक 30 सेकेंड्स काफी है। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिए हैं, ऑप्शन भी पढ़ दिए हैं, तो 30 सेकेंड्स काफी रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है। चलिए, टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेम्पररली और परमानेंटली reducing डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टू अ लेवल दैट मैचेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखो, अगर सिंपल सी बात करते हैं, डी मार्केटिंग का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली डिमांड को कम कर देना। कैसे कम करना है? जैसे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से कम करना है। सपोज करिए आप ज्यादा आप बना नहीं रहे हो, आप सिर्फ 100 ही टेडी बियर बना रहे हो, है ना। जैसे आपको लग रहा है कि कोई खरीद नहीं रहा है, कोई भी मतलब इतनी डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, तो आप उस हिसाब से प्रोडक्शन करोगे बेटा। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन करोगे। जैसे अब नहीं चल रहा है मार्केट में, कोई नहीं खरीद रहा है, तो आप कम बनाओगे ना टेडी बियर, फिर कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि वो कब लिए जाते हैं? वैलेंटाइंस डे पे ज्यादा खरीदा जाता है। तो अगर वैलेंटाइंस डे का आपका सीजन जा चुका है, तो फिर अगर आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन कम कर दोगे, है ना, प्रोडक्शन कम हो जाएगा टेडी बियर्स का। तो इससे यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की जो मांग है, डिमांड है, उसको या तो परमानेंटली या तो आप थोड़े टाइम के लिए, भाई अगले वैलेंटाइंस तक समझ लो, 8-9 महीने तक के लिए अगर आप उसको कम कर देते हो, दैट इज कॉल्ड डी मार्केटिंग। यानी अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ही डिमांड, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन, जितना डिमांड होगा उतना प्रोडक्शन, उससे ज्यादा नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड डी मार्केटिंग, ठीक है। परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करते बेटा, प्रोडक्शन को बंद नहीं करते। ये याद रखना, डी मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि टेडी बेयर बनाना ही बंद कर दिया ना, बनाना बंद नहीं करते, प्रोडक्शन कम कर देते हैं बस, ताकि डिमांड थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है टेम्परली या कुछ टाइम के लिए, या परमानेंट अगर कम हो जाए कुछ टाइम के लिए, तो आपके प्रोडक्शन और उसकी डिमांड मैच कर जाए। दैट इज कॉल्ड डी मार्केटिंग। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। When a firm introduce a new product with high price and low promotion, which of the following product launch strategy is it executing? Rapid scheming strategy, slow scheming strategy, rapid penetration strategy, slow penetration strategy. I guarantee you कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ज्यादा बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रैटेजी सारी बताई थी, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, बट इसके अंदर भी रैपिड और स्लो भी होता है। तो ये नया टॉपिक था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर थ्योरेटिकल पार्ट में जो मैंने ले रखा है मार्केटिंग का, आप देख सकते हो, उसमें जो कुछ भी अगर मिस हो गया है तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में मैं यहाँ ले आई हूँ। जैसे ये टॉपिक था, तो ये बेसिकली तो मेन टॉपिक नहीं है, क्योंकि मेन तो स्ट्रैटेजी है, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, लॉस लीडर। बट बाई चांस अगर इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाए, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। जब कोई भी फर्म अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है और उसके प्राइस हाई होते हैं, बट प्रमोशन बहुत कम करनी पड़ती है, तो उस स्ट्रैटेजी को क्या बोला जाता है? चलिए, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे देती हूँ। 40 सेकेंड्स में अब आप लोग सॉल्व करो। आई थिंक 30 सेकेंड्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। देखो, इसको बोलते हैं अब बताइए, रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी बोलेंगे या स्लो स्कीमिंग बोलेंगे? अब इतना मैम आपको कैसे पता स्कीमिंग या पेनिट्रेशन है? पहले तो बेटा कंफर्म करो कि स्कीमिंग है या पेनिट्रेशन है। स्कीमिंग का मतलब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा कर देते हो, और पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब आप शुरुआत में ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हो। तो पहला आप कीवर्ड पकड़ो, हाई प्राइस। तो मैम हाई प्राइस तो स्कीमिंग में होता है, तो यानी सी और डी तो कट हो जाएगा आपका, यानी ए और बी में से आपका क्वेश्चन है।
तो ए और बी का मैम अब रैपिड होगा या स्लो होगा? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर बोला गया है प्रमोशन नहीं करनी पड़ती, तो यानी स्लो ही तो है भाई, लो बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो अब मैं सब चारों बता देती हूँ आपको, ठीक है, वन बाय वन। देखो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रख देते हो, साथ ही साथ प्रमोशन में भी बहुत ज्यादा खर्चा करते हो, हाई प्रमोशन करना पड़ता है, उसे बोलते हैं रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी। वही स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी वो होती है कि प्राइस तो हाई ही रहने वाला है क्योंकि स्कीमिंग है, प्राइस तो हाई रहता है, लेकिन बेटा प्रमोशन करने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, इसलिए यहाँ पे प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। वही अगर मैं बात करूं रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, तो देखो पेनिट्रेशन का मतलब होता है प्राइस को कम करना, लेकिन रैपिड बोला है, रैपिड का मतलब तेज, तो यानी यहाँ पर प्राइस तो कम रहता है लेकिन प्रमोशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। वही अगर स्लो पेनिट्रेशन की बात करें तो प्राइस भी कम रहता है बेटा और प्रमोशन भी यहाँ पर नहीं करना पड़ता। आई होप आपको चारों समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डज अ मैन्युफैक्चरर प्राइस अ प्रोडक्ट बिलो इट्स एक्चुअल कॉस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू रिटेल स्टोर्स होपिंग दे विल परचेज अदर हाई मार्जिन गुड्स। देखो आपके क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ रहता है अगर आप पकड़ लो तो कीवर्ड्स, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग या फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी आप लोगों को मार्केटिंग में भी करा चुकी हूँ थ्योरेटिकल, और अलग से भी इसका पार्ट है, आप जाके देख सकते हो। एंड योर 40 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़े तो आपको एक वर्ड मिलता है हमेशा, देखो क्वेश्चन में आंसर, जो आंसर है वो क्वेश्चन में छुपा रहता है, क्यों बोला जाता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, पहले मैं राइट आंसर बता देती हूँ उसका, लॉस लीडर प्राइसिंग ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसी कौन सी बेटा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जहां पर जानबूझ के जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर का मतलब कंपनी लगा लो, ठीक है, जो प्राइस को उसके कॉस्ट से भी ज्यादा कम कर देती है। करती क्यों है कम? ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनकी दुकान तक तो आए कम से कम, होपिंग दे विल परचेज अदर हाई मार्जिन गुड्स। अब मैं यहाँ पे समझाती हूँ लॉस लीडर कहना क्या चाह रहा है, देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया। देखो लॉस लीडर प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब है कि मैं सपोज करिए मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, एक शॉप है मेरी किसी भी चीज की, लगा लो एक छोटा सा मॉल है मेरा, चलो ठीक है, एक छोटा सा मॉल है जहाँ पे हर तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, छोटे छोटे ग्रोसरी वगैरह आप खरीद सकते हो, आपको मिल जाते हो लोकेलिटी में। तो वहां पर क्या हुआ, क्या मुझे लगता है कि मुझे ना सेल्स कम करनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ना चीनी का रेट, जैसे अभी सपोज करिए चीनी 50 रुपए किलो है, तो मैंने चीनी का रेट 50 करके कम करके 25 कर दिया कि 25 रुपए केजी, और मैंने बाहर जो है अपनी दुकान के है वहां पे मैंने पोस्टर लगा दिए एडवर्टीजमेंट का कि भाई चीनी 50 की चीनी 25 में ले जाओ, 50 की चीनी 25 पे ले जाओ, 50% डिस्काउंट मिल रहा है चीनी पे। अब लोगों को आ गया लालच में, हम लोग तो सस्ते में ही जाते हैं वही, इसीलिए तो हम इंडियंस है ना, हम लोग सस्ते में भागते हैं, तो हम डिस्काउंट पे तो सबसे पहले, तो अब सब क्या करेंगे कि अरे चीनी तो सस्ती मिल रही है, यहाँ पे तो आधे रेट पे चीनी मिल रही है। वैसे मुझे कितना नुकसान है, 25% नुकसान हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने एक्चुअल कॉस्ट 50 थी और मैंने एकदम से नीचे करके 25 कर दी चीनी की। अब लोग आएंगे मेरे स्टोर्स पे खरीदने, चीनी के लालच में आएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब आप स्टोर के अंदर आओगे तो उन्हें बिस्किट का पैकेट भी दिखेगा, नमकीन का पैकेट दिखेगा, ब्रेड दिखेगा, और सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, तो जब वो एक बार आ जाएंगे तो क्या चीनी लेके जाओगे, शर्म लगती है ना थोड़ी सी, हम लोग को शर्म भी तो बहुत ज्यादा आती है कि यार ये चीनी लेके जाएंगे, कोई देखेगा तो कहेगा इतने बड़े मॉल में चीनी लेने आया है, तो हम लोग ना दो चार चीजें और परचेज कर लेते हैं, बस यही मेरा फायदा है। इसमें लिखा है होपिंग दे विल परचेज अदर हाई मार्जिन गुड्स, एक का नुकसान, एक प्रोडक्ट पे नुकसान करके मैं दूसरे प्रोडक्ट से फायदा उठा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड लॉस लीडर प्राइसिंग। अब लोग चीनी खरीदने आएंगे, पर देखो कोई भी, मेरा सिर्फ एक मकसद ये है कि कम से कम लोग मेरी दुकान पे कदम तो रखें अपने, कम से कम कस्टमर्स मेरी दुकान पे अपने शुभ कदम तो रखे। अगर एक बार वो अंदर आ गए तो वो चार पांच चीज लिए बिना जाएंगे नहीं, ये तो सबके साथ है। अगर आप एक छोटी सी दुकान पे भी जाते हो ना,
तो अगर आप वहां पे अगर आपकी मम्मी आपको कुछ लेने के लिए भी भेजती है, 10 रुपए का पैकेट दूध का भी लेने भेजेगी ना, तो भी आपका फिर क्या करते हो आप, चलो एक चिप्स का पैकेट दे दो या एक ब्रेड का दे दो, चलो अंडे दे दो। यानी आप जब एक दुकान पे घुसते हो ना बेटा एक चीज लेने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं 4-5 चीजें और उठाते हो, ये तो गारंटी है। चाहे आप आजमा के देख लो, आप लोग डेली कुछ भी जाते हो तो आप सोचते हो चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता है मैन्युफैक्चरर। वो यही इसलिए करता है कि कम से कम अपने कस्टमर मेरी दुकान पे आएंगे एक लालच के चक्कर में, लेकिन वो 4-5 चीजें जो उठा के ले जाएंगे उससे वो फायदा कमा लेता है। तो उसे बोलते हैं लॉस लीडर, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल 999, 499, 599, ये तो समझाने की जरूरत है नहीं मुझे, ठीक है। आप लोगों का 1 रुपए के चक्कर में आप लोग जो है 500 की चीज खरीद लेते हो और फिर कहते हैं मम्मी 499 में तो आया है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग अभी बताया कि मार्केट में प्राइस बहुत कम कर देना। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है बेटा, यहाँ पर भी जानबूझकर प्राइस कम किया जाता है, लेकिन देखो डिफरेंस देखो। प्रीडेटरी प्राइसिंग में जानबूझ के प्राइस इसलिए कम किया जाता है ताकि सारे कॉम्पिटिटर्स को धक्के मार के निकाल दो, आप ही इकलौते रहो। जानबूझ के इतना प्राइस कम कर देना कि सब आपकी दुकान से ही खरीदे और दूसरे की दुकान ठप हो जाए, वो चीज है प्रीडेटरी प्राइसिंग। डिस्ट्रॉय करने के लिए किसको, कॉम्पिटिटर्स को। लेकिन लॉस लीडर क्यों करता है, ताकि कस्टमर्स उसके दुकान तक आए और उसके जो और दूसरे प्रोडक्ट्स है उसको खरीदे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट पे वो लॉस लेता है तो दूसरे प्रोडक्ट पे वो प्रॉफिट ले लेता है, ऐसे वो कवर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मार्केटिंग रिसर्च विच टाइप ऑफ स्केल परचेसेस अ ट्रू एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट अलाउइंग फॉर बोथ मीनिंगफुल रेशियोज एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। स्टैट्स का भी क्वेश्चन लगा लीजिए चाहे मार्केटिंग का लगा लीजिए, सेम है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऐसा ना लोग करते हैं अपने दुकान पे अट्रैक्ट करने के लिए, देखो वैसे तो लोग आते ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लालच दोगे एक चीज के लिए तो आपका सेल बढ़ सकता है। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज, देखो आपको सबसे पहले जो यहाँ पे था जीरो पॉइंट, जहाँ पे जीरो होता है तो जीरो सिर्फ एक ही रेशियो एक ही स्केल पे होता है, दैट इज कॉल्ड रेशियो स्केल, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो चारों समझ लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। नॉमिनल स्केल का मतलब होता है बेटा कैटेगरीज, जैसे मेल है या फीमेल है, नाम जैसे राम है कि श्याम है, दैट इज कैटेगरी। अब अगर आप मार्केटिंग रिसर्च के हिसाब से देखते हैं तो नॉमिनल स्किल में ये देखा जाता है कि भाई जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मेल ज्यादा खरीद रहे हैं फीमेल ज्यादा खरीद रही है, दैट इज कैटेगरी। ऑर्डिनल की बात करें तो इसे बोलते हैं रैंकिंग। तो जैसे जैसे बेटा ये बढ़ता जाएगा ना तो ऊपर ऊपर वाले का कैरेक्टरिस्टिक्स लेता हुआ जाएगा। ये होता है एन, इसको लर्न करते हैं NOIR, नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल के बाद बेटा ये ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद ये इंटरवल और इंटरवल के बाद ये रेशियो, ये चार ऐसे गोला बनता है सर्कल। तो जैसे जैसे आप जाते जाओगे ना तो ये उसके भी फीचर्स ऐड होते जाएंगे। तो ऑर्डिनल में अब क्या होगा, ऑर्डिनल में बेटा नाम भी आएगा, नॉमिनल भी ऐड हो जाता है, और दूसरा आएगा रैंकिंग करना। जैसे अगर हम किसी से पूछे कि आपके फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स को रैंक में बताओ, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड, तो आप कहोगे फर्स्ट पेप्सी है, सेकंड कोका कोला है, थर्ड स्प्राइट है, दैट इज कॉल्ड रैंक देना, ठीक है। फिर आता है इंटरवल। अब इंटरवल में बेटा आपका नेम भी आएगा यानी कैटेगरी भी आएगी, रैंकिंग भी आएगा, प्लस यहाँ पर आपका आएगा इंटरवल। स्केल का मतलब होता है गैप करना। सपोज करिए मैंने किसी कस्टमर से बोला, लिकर्ट स्केल का यहाँ पे यूज किया जाता है, मैंने किसी को बोला कि आप जो है बेटा अभी आप एक प्रोडक्ट लेकर आए हो, 1 to 5 में इसको रेट कर दो। किस में रेट कर दो, 1 to 5 में, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप बेटा, इसको जैसे 1 फॉर एक्सीलेंट, सॉरी नहीं, 1 तो सबसे खराब होगा ना। जैसे अगर आपने 1 दिया तो सपोज करो पुअर, है ना, मतलब समझ जाओ ऐसे रेटिंग है, 1 फॉर पुअर, 2 फॉर और क्या होता है इससे थोड़ा सा अच्छा, एवरेज, एवरेज, ठीक है। थर्ड जो है वो गुड, ठीक है। फोर्थ जो है वो बेस्ट, और 5वें नंबर पे मान लो एक्सीलेंट, ठीक है, ऐसे रेट करना होता है। तो इंटरवल बेटा ये बोलता है कि आपका गैप जो है वो बराबर रहने वाला है। यानी अगर आप 1 से 2 में जाओगे तो भी 1 नंबर का गैप है,
2 से 3 में जाओगे तो भी 1 नंबर का गैप है, 4 से 5 में जाओगे तो भी 1 ही नंबर का डिफरेंस है। तो इंटरवल स्केल बताता है कि जो भी हम स्केलिंग करते हैं उसमें गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा आंसर रेशियो स्केल। रेशियो स्केल को बेटा ट्रू जीरो बोला जाता है क्योंकि ये जीरो से शुरू होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप नंबर बताओ 0 से 50, 0 से 50, यानी ये जीरो का यहाँ पे सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि बेटा आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हो अपने नंबर से कि भैया ये दुगना है या तिगना है, ऐसे करके आप बता सकते हो, बाकी किसी में नहीं बता सकते। बाकी आप किसी में नहीं बता सकते। जैसे एक प्रोडक्ट है जिसका सपोज करिए 25% सेल हुई और एक प्रोडक्ट है जिसका 50% सेल हुआ, तो आप ये बता सकते हो कि भैया जो पहला वाला प्रोडक्ट है ना वो दुगना, सॉरी जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है उसकी दुगनी सेल हुई है। कितनी सेल हुई है? दुगनी सेल हुई है। ये आप रेशियो इसके लिए बता सकते हो क्योंकि ये जीरो है। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं से भी शुरुआत होती है, कुछ भी नहीं। अगर मैंने बोला मेरी जेब में रेशियो स्केल है, यानी मेरे जेब में बेटा जीरो है, जीरो का मतलब मेरी जेब सच में खाली है, 1 रुपया नहीं है उसके अंदर। समझ आ रहे हो? 1 रुपया भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेशियो स्केल, जिसको हम बोलते हैं ट्रू एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। अगर मैं बोलूं मेरी सेल जीरो हुई है, जीरो का मतलब एक भी टेडी बेयर नहीं बिका है, दैट इज जीरो। और ये सिर्फ इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग ना दुगना तिगना बता सकते हैं। ठीक है, और किसी चीज में हम नहीं बता सकते कि भाई दुगनी सेल हुई कि चौगुनी स्केल सेल हुई। ये सिर्फ रेशियो स्केल के अंदर ही बताया जा सकता है। ये थोड़ा स्टैट्स का क्वेश्चन है इसलिए शायद आपको समझ में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, बट ये मार्केटिंग रिसर्च के हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर द वेबलिन इफेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर टेंडेंसी? Purchasing more goods when price drop to maximize utility, preferring lower price alternative due to budget constraint, increasing the consumption of a commodity as its price increases to display status, avoiding a product completely due to the negative brand stereotype। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। वेबलिन को, अच्छा चलो छोड़, बाद में बताती हूँ, करो। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो आपको इतना टाइम ही नहीं लगता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। और देखो, सिर्फ स्टेटस पढ़ के आप टिक लगा सकते थे बेटा, सिर्फ स्टेटस। सिर्फ देखो एक कीवर्ड से आप पता लगा देते कि आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटस से पता चल जाता। देखो वेबलिन गुड्स या वेबलिन इफेक्ट्स वो वाले इफेक्ट होते हैं, वो सामान होता है बेटा जो दुनिया खरीदती है सिर्फ स्टेटस के लिए। जैसे मर्सिडीज, रोलेक्स की वॉच, गुच्ची के कपड़े, गुच्ची का क्या क्या पता नहीं है ना, तो वो सारी चीजें जो है वेबलिन इफेक्ट आती है। इसका मतलब ये होता है कि इसके जितने भी प्राइस बढ़ेंगे ना उतना लोग खरीदने वाले हैं। कहीं ऐसा मत समझना कि फॉर्च्यूनर अगर 1 लाख करोड़ की हो गई तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग और खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? बिकॉज ऑफ ओनली स्टेटस सिंबल। वेबलिन का मतलब समझ आना, सिर्फ दिखावे के लिए, स्टेटस के लिए कि हम बहुत ही अमीर लोग हैं, उसके लिए ये चीजें खरीदी जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो है अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका कंजप्शन उतना ही बढ़ेगा, आप उतना ही खरीदोगे उसको। ठीक है, तो याद रखना वेबलिन का मतलब स्टेटस से होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट so that it can become obsolete before it actually should need replacement? Product proliferation, planned obsolescence, product modification या फिर market cannibalization? And your time starts now. मे बी ये आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो क्योंकि ये नए नए वर्ड्स हैं।
इसलिए मैंने ऐड करे हुए हैं, जो आप लोगों को मिले नहीं होंगे पढ़ने के लिए, तो आप क्वेश्चन के से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे नया क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, पहले राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लांट ऑब्सोलेंस। देखो क्या होता है, यहाँ पर ये बोला गया है बेटा कि अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से बनाइए जो जल्दी खराब हो जाए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, और इसी को बोलते हैं प्लांट ऑब्सोलेसेंस। मैम ये क्या होता है कि प्रोडक्ट इस तरीके से बनाइए कि आप कि वो जल्दी खराब हो जाए? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। इसका खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं हूँ, इसका एग्जाम्पल भी मैं ही हूँ। अब देखो मैं कैसे बताती हूँ क्या है। देखो प्लांट ऑब्सोलेंस का मतलब यहाँ पर ये, ऑब्सोलेसेंस का मतलब यहाँ पर ये है, कंपनी क्या करती है ना, जानबूझ के ना प्रोडक्ट ऐसा बनाएगी कि उसको हर साल जो है अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है। और वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जो वो चीज है ना वो खराब हो जाती है और आपको फिर दोबारा नहीं खरीदनी पड़ती है। बेस्ट एग्जाम्पल इज फोन। फोन जो आप लोग चलाते हो, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरा फोन खराब हो चुका है, डेड, एकदम डेड हो गया। जबकि उस फोन को अब मैं बताती हूँ उसमें है करते क्या है। मेरे पास फोन था, मैंने न्यू न्यू फोन खरीदा था, वो काफी अच्छे प्राइस का खरीदा था, और 1 साल ही हुई है उसको यूज करे हुए, ज्यादा यूज भी नहीं हुआ। तो आपको पता है कि कंपैरेटिवली बॉयज और गर्ल्स के बीच में गर्ल्स बहुत कम यूज करती हैं फोन को, बॉयज ज्यादा यूज करते हैं, सही है ना, करते होंगे, बॉयज ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। वो यूज नहीं हुआ जितना यूज होना चाहिए था फोन, वो यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्होंने फोन के अंदर बेटा ऐसे सॉफ्टवेयर्स डाले हुए हैं जिनको हर साल अपडेट करने की जरूरत होती है, हर 6 महीने, हर 8 महीने। अगर आपने गलती से अपडेट कर दिया तो आपका फोन स्लो होना शुरू हो जाएगा, और वो स्लो होते होते वो डेड हो जाएगा फोन, और आपको फिर अगले साल नया फोन खरीदना पड़ेगा। ये होती है इन लोगों की चालाकियां। ये जो बनाते हैं फोन वाले, ये लोग इस तरीके से फोन बनाते हैं बेटा कि हम इसके अंदर ऐसी चीज कर देंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, और जैसे ही लोग अपडेट करेंगे उनका फोन खराब हो जाएगा और फिर वो नया फोन खरीदेंगे। ये सेम चीज मेरे साथ हुई बार बार ऑटोमेटिकली। देखो ये मैं आप लोगों को जनरली भी बता रही हूँ, एग्जाम से हटके। फोन ले रहे हो, कोई सा भी फोन है, अगर आप सेटिंग में जाके देखो आपके फोन में कहीं ऐसा तो नहीं ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही हो चीजें। मेरे फोन में क्या हो रहा था कि अपने आप जो सॉफ्टवेयर है ना वो हर 2 महीने 6 महीने में अपने आप अपडेट हो जाता था। अपने आप अपडेट का मतलब मुझे दिखाता था, और मुझे इस चीज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि ऐसा कुछ है। मुझे लग रहा है अच्छी बात है, अपडेट हो रहा है फोन, है ना। तो जब भी मैं चेक करती थी हर 2-3 महीने में, तो नोटिफिकेशन में दिखाते थे कि आपका अपडेट हो रहा है सॉफ्टवेयर। तो मैं उसको स्टॉप भी नहीं करती थी कि भाई नहीं कराना मुझे, मुझे अच्छा है फोन हो रहा है। 1 साल के अंदर अंदर वो फोन इतना स्लो हो चुका, वो हो गया, वो एक ही दिन अचानक से डेड हो गया फोन। और वो डेड ऐसा हो गया, मतलब उसके रिपेयर करने के भी चांसेस नहीं, पूरे के पूरे पैसे खराब, यानी 1 महीना उस फोन को मैंने हर जगह दिखाया, सेंटर, सर्विस सेंटर्स, एवरीवेयर, बट वो फोन ऐसा हो गया था बिल्कुल डेड। वो ठीक होने का सबने मना कर दिया कि नहीं होगा, मतलब एक चांस भी नहीं मिला उसको रिपेयर कराने के लिए। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं प्लांट ऑब्सोलेंस, यानी अब आपको नया ही खरीदना पड़ेगा। तो बेटा ये फोन में ज्यादातर किया जाता है, उस प्रोडक्ट के अंदर जानबूझ के ऐसा डिजाइन डाला जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं ताकि इसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर अपडेशन करना पड़े लोगों को, और जैसे अपडेट नया करते हैं तो फोन स्लो हो जाएगा या डेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर वो दूसरा खरीदेंगे। ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज कॉल्ड प्लान्ड ऑब्सोलेंस। आगे समझ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन का। देखो इसका मतलब ये होता है कि एक ही प्रोडक्ट जो है उसके नए नए फीचर्स ला देना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन। जैसे लेस खाए होंगे सबने, लेस की चिप्स। अगर आप लेस जाके देखो तो क्या लेस सिर्फ एक ही फ्लेवर के अंदर आता है? एक फ्लेवर के अंदर नहीं आता ना। अगर आप दुकान पे जाओ, अभी चले जाना और लेस जाके देखो, तो लेस में अनियन गार्लिक वाला भी आता है, लेस में मसाला भी आता है, पता नहीं कौन कौन से, मतलब 10 तरीके के फ्लेवर आ गए। सोचो कंपनी एक ही है बेटा, चिप्स की, लेस है, पर उसकी वेरिएंट्स देखो कितने हैं। अगर अगर आप अपने मम्मी पापा को बाहर भेजते हो ना, हमारे लिए मम्मी ये वाली चिप्स लाना, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि ये क्या है, किस किस तरीके के आ रहे हैं लेस, समझ ही नहीं आ रहा चिप्स कौन सा है। इसमें अनियन भी है, गार्लिक भी, किसी में चटपटा है, किसी में मीठा है, किसी में कोई फ्लेवर है, किसी में कोई फ्लेवर है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने पुराने प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस करना, ठीक है। फिर आता है नया टर्म, मार्केट कैनिबलाइजेशन। देखो मार्केट कैनिबलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके नए प्रोडक्ट ने आपके पुराने प्रोडक्ट को खत्म कर दिया। जो अपनी, अगर हम अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं तो कहते हैं एक प्रोडक्ट ने दूसरे प्रोडक्ट को खा लिया। कैसे खा लिया? यहाँ पर अगर मैं सीधी सी बात करती हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, ये भी फोन का एग्जाम्पल लेके चलो। जैसे भाई फोन है आपका,
नया फीचर्स आ जाते हैं ना, हर साल कुछ ना कुछ नया है फोन के अंदर। तो जैसे ही नया कुछ आ जाता है, आईफोन वगैरह आप लोग जो लेते हो उन्हें पता होगा, भाई मुझे इतनी नॉलेज नहीं है फोन की। तो जैसे फोन आपका नया आता है, नया कोई नया आईफोन में भी तो कितने टाइप के आ जाता है ना, नया आ गया, पता नहीं, मुझे सुनने को मिलता है कि भाई ये इस बार नया लॉन्च हुआ है, नया कुछ आया। तो जैसे ही नया आया, सोचो एप्पल का नया आता है तो पुराने वाले की वैल्यू कम हो जाती है बेटा। पुराना वाला प्रोडक्ट लोग खरीदते ही नहीं है, वो पुराना वाला जो भी अपडेशन उनका आया था वो लोग बंद कर देते हैं खरीदना। तो यानी एक नया, कंपनी सेम रहेगी लेकिन उसके नए प्रोडक्ट ने दूसरे प्रोडक्ट को खत्म कर देता है वो। तो जैसे ही नया फोन का मॉडल आता है ना, मॉडल नया फोन का आ गया, तो लोग पुराने वाले मॉडल को नहीं खरीदते हैं, जिससे क्या होता है उस पुराने वाले की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। दैट इज कॉल्ड मार्केट कैनिबलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी यूजेस इट्स एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम टू इंट्रोड्यूस अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी इनटू अ कंप्लीटली अनरिलेटेड मार्केट, इट्स अ प्रैक्टिसिंग लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, को ब्रांडिंग या फिर मल्टी ब्रांडिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसलिए अगर आपके फोन में कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है ना, कभी मत करना अगर फोन बचाना है तो। अगर आपने अपडेट कर दिया तो फिर वो फोन को तो कोई बचा ही नहीं सकता फिर। और फोन आजकल इतने कॉस्टली आते हैं बेटा, हर साल नया नहीं खरीद सकते आप फोन। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ वगैरह भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ उस फोन के अंदर था और वो सब चला गया, डेटा वेटा कुछ भी नहीं है, मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। इसीलिए मेरे जो जितना भी मेरी मेहनत थी वो सब बेकार जा चुकी है। चलिए इसका राइट आंसर है बेटा ब्रांड एक्सटेंशन। देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसी कौन सा, मतलब कंपनी जो है ना, ब्रांड नेम तो एक ही रहेगा, ब्रांड नेम जैसे डिटॉल है तो डिटॉल ही रहने वाला है, लेकिन वो क्या करती है बेटा, डिटॉल होने के बाद भी वो ब्रांड नेम तो वही यूज करती है, लेकिन नई कैटेगरी ले आती है। नई कैटेगरी का मतलब उससे एकदम अलग, उसे बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। में अलग कैसे, देखो बेटा डेटॉल जो है ना, पहले वो चोट के लिए यूज किया जाता था कि कहीं भी आपको चोट लग जाए बेटा, सेप्टिक ना हो, तो वो एज अ एंटीसेप्टिक काम करता था डिटॉल। कभी भी आपने देखा है डिटॉल, पुराने टाइम में भी चोट लग जाती थी तो डिटॉल का काम होता था सिर्फ उस चोट पे, उस पे सेप्टिक ना हो, इसी वजह से वो डिटॉल का यूज होता था। फाइन। अब क्या करने लगे हैं ये लोग, इन्होंने नाम वही यूज कर रखा है डिटॉल, लेकिन उन्होंने एकदम अलग से जो है वो नया प्रोडक्ट खोल लिया है, डिटॉल की साबुन आ रहा है, अब डिटॉल से नहाने लग जाओ। अरे जो चीज सेप्टिक के लिए उससे नहाने लग जाओ, हैंड वॉश करने लग जाओ, उसके हैंड वॉश आने लगे, उसके सोप आने लगे, एकदम अनरिलेटेड मार्केट में आ गए ये लोग। ब्रांड नेम वही है, ब्रांड नेम एकदम वही है, लेकिन कैटेगरी अलग हो गई है। क्योंकि भाई चोट वो मेडिसिन के लिए यूज की जाती थी, मेडिसिनल यूज है बेटा डिटॉल का। क्योंकि मुझे भी एक डॉक्टर ने बोला था कि डिटॉल से कभी नहाओ मत, क्योंकि ये एक मेडिसिनल है, मेडिसिन के तौर पे यूज की जाती है। बट इन्होंने क्या किया हुआ है, नाम वही है, लेकिन इन्होंने एकदम अनरिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दिया है डिटॉल का। साबुन नहा लो, है ना, साबुन साबुन हो गया, हैंड वॉश हो गया, अरे वो तो मेडिसिनल के तौर पे थी भाई, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अनरिलेटेड नाम यूज कर लिया ना भाई, डिटॉल है तो खरीदारी तो होगी होगी। अब बात करते हैं लाइन एक्सटेंशन की। लाइन एक्सटेंशन का मतलब होता है यहाँ पर अपने ही प्रोडक्ट को बढ़ाना। जैसे आपकी प्रोडक्ट लाइन है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट लाइन है, उसमें नए नए और भी प्रोडक्ट ऐड कर देना, नए नए प्रोडक्ट को ऐड करना, दैट इज लाइन एक्सटेंशन है। अगर सपोज करिए कोई कंपनी है, अगर कोई चीज और बेच रही है, सपोज करिए कोई और एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। प्रोडक्ट लाइन होती है ना, जैसे कि कोई प्रोडक्ट की कंपनी है, वो शूज भी बेच रहा है, फुटवेयर भी बेच रहा है, शूज हो गए, फुटवेयर हो गया, कॉस्मेटिक बेच रहा है, लाइंस जो हो गई ना, उसमें और भी प्रोडक्ट ऐड कर देना, वो होता है लाइन एक्सटेंशन। प्रोडक्ट लाइन के अंदर, ठीक है, उसमें कोई नया कैटेगरी ऐड नहीं करते, उसको बस बढ़ाते हैं खाली। को ब्रांडिंग क्या होता है, जब दो ब्रांड मिलके काम करें, जैसे आपके नाइके के शूज वगैरह हो गए और आपका एप्पल, तो इन लोगों ने मिलके ना कुछ ऐसा बनाया हुआ है, सर्च करके देखना, कुछ नाइके और एप्पल ने मिलके कुछ आईपॉड ऐसे कुछ क्या बनाया है, मुझे याद नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे आप दौड़ोगे वो शूज पहन के नाइके का, तो जो एप्पल जो आपके पास एप्पल का आईपॉड है उससे आप ट्रैक कर सकते हो
तो ये दो जब ब्रांड मिलके काम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड को ब्रांडिंग। मल्टी ब्रांडिंग क्या होता है बेटा, हर अलग तरीके का ब्रांड, जैसे दुकानों पे हर चीज मिलती है ना आपको, सिर्फ ये थोड़ी ना डाबर का मिलता है। जैसे आपका हिंदुस्तान लीवर है, तो हिंदुस्तान लीवर का आपका आटा भी मिल जाएगा, आपको चॉकलेट्स भी मिल जाएगी, आपको हर तरीके की चीजें मिल जाती हैं। मल्टी ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड है, एक ही कंपनी है पर ब्रांड अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड मल्टी ब्रांडिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द प्रमोशनल मिक्स रिफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू एनकरेज द इमीडिएट परचेस और सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज? पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग? चलिए इसका राइट आंसर है सेल्स प्रमोशन। भाई ऐसे इंसेंटिव्स कौन से होते हैं जहाँ पे आप सोचते हो कि जल्दी से जल्दी लोग जो है तुरंत आपकी सेल बढ़ जाए, तुरंत लोग खरीदने लग जाए, तो वो तो सेल्स प्रमोशन से हो सकता है। डिस्काउंट देने लग जाओ, कूपन देने लग जाओ, कुछ देने लगो फ्री में लोगों को, तो हो जाएगा। पर्सनल सेलिंग तो फेस टू फेस होगी भाई। पब्लिक रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी इमेज छापी जाती है, अच्छी बनाई जाती है, तो उसको देख के लोग खरीदते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग तो ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, और अगर आपको किसी में भी डाउट है, वैसे तो आपको डाउट होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो लो, आप लोग कंफ्यूज मत होना इस वाले क्वेश्चन में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग शायद इसमें कंफ्यूज हो, पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, शायद इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। दैट इज ये लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन। देखो डिफरेंस समझ लोगे ना तो आ जाएगा। देखो ब्रांड एक्सटेंशन और लाइन एक्सटेंशन का डिफरेंस समझ लो तो आ जाएगा। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि आपका ब्रांड वही रहेगा, नाम वही है डिटॉल, लेकिन आपने बिल्कुल उस डिटॉल का अलग यूज करना शुरू कर दिया, अलग कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। डिटॉल ब्रांड था, लेकिन अब उसी डिटॉल से जो है वो आप हैंड वॉश बना रहे हो, आप साबुन बना रहे हो। वैसे डिटॉल देखा जाए तो एक मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब आप उसे हाथ धोने यूज लगने करने लग जाते हो तो वो बिल्कुल अलग कैटेगरी हो गई है ना। और लाइन एक्सटेंशन का मतलब होता है उसी प्रोडक्ट में वेरिएशन देना। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, नहीं तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं मेरा पढ़ाने का। देखो लाइन एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे होता है, सपोज करिए एक प्रोडक्ट है वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, अब वही याद आया मुझे। तो वॉशिंग पाउडर निरमा जो है वो आपको बेटा 10 रुपए के पैकेट में भी मिल जाएगा। जो जो बेचारे नहीं महंगा खरीद सकते उनको 50 रुपए में भी मिल जाएगा, और 200 में भी मिल जाएगा, 300 में भी मिल जाएगा। यानी लोगों की जरूरत, ताकि सारे लोग खरीद सके बेटा। देखो जैसे आपका दूध का तो नहीं, शैम्पू 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 इज वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। अब शैम्पू याद आया, जैसे क्लिनिक प्लस है, वैसे आप खरीदने जाओगे तो 250-300 का बॉक्स आता है ना, पूरा वो डब्बा आएगा। लेकिन देखो बेटा जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो उनके लिए 10 रुपए का सैशे आता है ना, 10 रुपए का भी ले सकते हो, 50 का भी ले सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड लाइन एक्सटेंशन, याद रखना। को ब्रांडिंग, मल्टी ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग का मतलब है दो ब्रांड साथ में मिलकर काम करने लग जाए, दो ब्रांड साथ में मिलकर काम करने लग जाए। और मल्टी ब्रांडिंग का मतलब होता है कंपनी एक है, लेकिन वो अलग अलग ब्रांड बनाती है। जैसा अगर सपोज करिए मेरी कंपनी है सौम्या, सपोज करिए, तो सौम्या के कई कई ब्रांड है। सोचो सौम्या के ब्रांड में जो है वो कॉस्मेटिक्स भी आ रही है। मेरे ब्रांड है कॉस्मेटिक्स, सपोज करिए लैक्मे भी आ रही है। मेरा दूसरा सपोज करिए नाइकी के शूज भी मैं दे रही हूँ। देखो मेरे ही कंपनी में नाइके ब्रांड हो गया, लैक्मे का ब्रांड हो गया, है ना। और क्या होता है, मुझे मतलब ज्यादा इतना है नहीं। और बहुत सारे मतलब अलग अलग ब्रांड्स की चीजें एक ही कंपनी के अंदर आ जाए, कई सारे ब्रांड आ जाए, दैट इज कॉल्ड मल्टी ब्रांडिंग। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द बीसीजी मैट्रिक्स, अ बिजनेस यूनिट दैट ऑपरेट्स इन अ हाई ग्रोथ मार्केट बट होल्ड्स अ लो रिलेटिव मार्केट शेयर इज क्लासिफाइड एज स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग। बीसीजी मैट्रिक्स में करा चुकी हूँ, तो ये एक्सप्लेनेशन मुझसे प्लीज मत मांगिएगा कि मैम प्लीज बीसीजी मैट्रिक्स दोबारा से समझा दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, सिर्फ आंसर आंसर।
चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा, यहाँ पर ये बोला गया है कि मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा मार्केट के अंदर। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग देख लेना जाके। ये नेक्स्ट भी मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ, तो ये भी आप सिर्फ आंसर करो। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ टोटल मार्केट इन द ग्रुप्स ऑफ बायर्स बेस्ड ऑन देयर सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक या बिहेवियरल। ये भी मैं करा चुकी हूँ, तो इस सिर्फ आंसर आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, टाइम इज अप। आई थिंक 30 सेकेंड्स काफी होते हैं भाई देने के लिए इसमें, क्वेश्चन में ज्यादा बड़ा थोड़ी ना है। साइकोग्राफिक राइट हो जाएगा। देखो, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में जो है वो आपकी सोशल क्लास देख के खरीदते हो आप सामान, भाई अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लाइफस्टाइल कैसी है आपकी, पर्सनालिटी, वीगन हो या नॉन वेज, वेज कैसे, इस हिसाब से जो है वो यहाँ पर मार्केट को डिवाइड किया जाता है। ये नया टॉपिक है तो इसको मैं समझाऊंगी, ठीक है। विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स अ कॉर्पोरेट अरेंजमेंट वेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस आर कंबाइंड अंडर सिंगल ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल, कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉर्पोरेट या फिर हॉरिजॉन्टल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। देखो, यहाँ पर ये बोला गया है ऐसा कौन सा चैनल स्ट्रक्चर है जहां पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ सिर्फ एक ही आदमी करता है, सिंगल ओनरशिप होती है, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, बनाने वाला प्रोडक्शन, जैसे बाटा कंपनी है ना, बाटा तो सुना होगा सबने। तो जो बाटा के जो शूज बनते हैं ना बेटा, तो वहां जो प्रोडक्शन है वो भी वो खुद ही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी वो खुद ही करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते भी वो खुद ही, उनका शोरूम भी उनका खुद का है। बीच में किसी भी तरीके के इंटरमीडियरी नहीं आते, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, फलाना ढिमकाना जो भी है वो कोई नहीं आएगा। यानी जितना भी बनाने से लेकर बेचने तक, बनाने से लेकर यानी प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक यही लोग करते हैं, बाटा वाले ही करेंगे, सिंगल ओनरशिप, कोई और यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल सिस्टम जो होता है बेटा, यहाँ पर जो है ना वो साइज या पावर देखकर किया जाता है। जैसे कि अ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह जो होती हैं, उनके हिसाब से ही काम होता है, क्योंकि उनका मार्केट में इतना साइज, इतना पावर बड़ा होता है कि वो जो कहेंगे उन्हीं के हिसाब से आप, छोटे छोटे जो होते हैं ना, जहाँ पे चैनल्स होते हैं या स्ट्रक्चर जो भी कंपनीज है, उनके हिसाब से वो पूरी बातें इन्हीं की मानेंगे। एडमिनिस्ट्रेट वर्टिकल तो ये बोलता है। कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, दो दो भी जो भी होलसेलर है या बीच में जो भी इन्वॉल्व होते हैं ना, उनके बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से काम होता है वहां पे, है ना। तो वो कितना ओनरशिप किसका कितना रहेगा, वो सब कुछ एग्रीमेंट के अंदर रहता है। और जो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम होता है वो सेम डिपार्टमेंट में होता है, ये होता है ऊपर से नीचे। नॉर्मली बात करें तो होलसेलर, होलसेलर से फिर सॉरी मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। हॉरिजेंटल का ये मतलब नहीं होता, वो तो सेम लाइन में होता है, सेम डिपार्टमेंट में। तो ये अलग है, ये इसका टाइप ही नहीं है, ठीक है। बाकी एडमिनिस्ट्रेट, कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल से याद रखना एग्रीमेंट होता है, जैसे होलसेलर से एग्रीमेंट है भाई, होलसेलर का और मैन्युफैक्चरर का कोई एग्रीमेंट है कि तुम इतना सामान बेचोगे तुम, या ये करोगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके की शर्त हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इतना याद रखना, कॉन्ट्रैक्चुअल में सिर्फ एग्रीमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। और आपका कॉर्पोरेट मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है वो सिंगल आपका क्या नाम है, एक ही इंसान के कंट्रोल में रहता है। यानी एक ही, जैसे अगर बाटा है तो बाटा का ही रहेगा, उसके बीच में कोई भी होलसेलर, रिटेलर का काम नहीं होता है, बाटा खुद ही सारा काम खुद करता है, ठीक है।
एक मिनट मुझे दो जरा। चलिए, आगे आपको समझ में। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए, ठीक है। वन लाइन में फिर बता देती हूँ। कॉर्पोरेट का मतलब बेचने से लेकर, सॉरी बेचने से लेकर नहीं, प्रोडक्शन से लेकर, बनाने से लेकर बेचने तक सिर्फ एक ही जो है अंडर सिंगल ओनरशिप ही होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल में एग्रीमेंट के थ्रू होता है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर सबके पीछे एग्रीमेंट रहता है। एडमिनिस्ट्रेड जो ज्यादा पावरफुल होती है वो अपने हिसाब से चलाएगी। जैसे सपोज करिए जियो है या कोई और एप्पल कंपनी है, तो वो जो होलसेलर होते हैं उनको कंट्रोल करके रखती है, हमारा प्रोडक्ट ही बेचोगे तुम, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हम तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे, इस तरीके का, ठीक है। उनकी पावर चलती है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस अकर्स व्हेन अ कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस पोस्ट परचेज एंजाइटी और रिग्रेट रिगार्डिंग वेदर दे मेड द राइट चॉइस। प्री डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट, बायर रिमोर्स, सेलेक्टिव रिटेंशन, परसेप्चुअल डिफेंस। बताइए। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए बेटा, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका बाइंग रिमोर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये बोला गया है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ तो मतलब 95% होता है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जब कंज्यूमर जो है वो सामान खरीद के लाता है, उसके बाद जो उसको खरीदने के बाद जो एंजाइटी होती है ना, और जो पछतावा होता है कि पता नहीं मैंने सही खरीदा या नहीं खरीदा, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायर्स रिमोर्स। ये सबके साथ होता है। वहां तो चीजें अच्छी लगती है, कोई भी कपड़े हैं दुकान पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब घर ले आते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है सही नहीं रहा है ना, मतलब सही नहीं खरीदा, अच्छा नहीं लग रहा। वहां तो अच्छा लग रहा था, पर यहाँ आके एंजाइटी होने लगती है कि यार पैसे चले गए वेस्ट, और हमारे और पसंद भी नहीं आ रहा यहाँ पे आके। ये तो बहुत होता है। बाकी देखो, प्री डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी खरीदने से पहले जो आप सोचते हो कि खरीदू कि नहीं खरीदू, खरीदू कि नहीं खरीदू, होता है ना, ये खरीदू कि नहीं खरीदू। फिर होता है सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव रिटेंशन तो यही होता है कि जो ये इसके अंदर नहीं है, जो जो इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हो आप उतनी ही याद रखते हो। कोई एडवर्टीजमेंट देखी आपने, तो आप उतना ही याद रखोगे जितना आपको याद रखना है, कुछ कुछ तो आप इग्नोर भी कर देते होगे। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिटेंशन। फिर है परसेप्चुअल डिफेंस। देखो परसेप्चुअल डिफेंस का मतलब होता है सच पता होते हुए भी इग्नोर कर देना। जैसे जो सीक्रेट्स पीते हैं, लिखा रहता है ना वहां पे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, पर फिर भी इग्नोर कर देते हैं। उनका मानना ये होता है कि स्ट्रेस से भी तो लोग मरते हैं, तो कम से कम सीक्रेट स्ट्रेस को तो कम करती है। मतलब बातों को घुमा देंगे जानबूझ के, पता है कि गलत है फिर भी। दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल डिफेंस। अपने आप को ऑफेंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मैन्युफैक्चरर यूजेस थ्रेट ऑफ एंडिंग द रिलेशनशिप, reducing the margin or withdrawing the credit facilities to force intermediaries to comply with the demand, it exercising which type of channel power? Reward power, coercive power, legitimate power, referent power. अभी मैंने आपको बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेड कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें थोड़ा सा थ्रेट देते हैं ना, बताते हैं कि अगर आपने हमारे हिसाब से नहीं किया तो फिर हम आपको काम करने नहीं देंगे, आपके मार्जिन कम कर देंगे, आपका क्रेडिट फैसिलिटीज कम कर देंगे। वर्टिकल में यही होता है ना, जो पावरफुल होती है तो उसको कौन से पावर के नाम से जाना जाता है, वही चीज पूछी गई है। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोर्सिव। जब किसी को थ्रेट दिया जाता है ना, तो कोर्सिव का मतलब ही यही होता है, किसी को धमकाना।
कि अगर आपने मेरे हिसाब से नहीं किया तो हम आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कोएर्सिव। रिवॉर्ड पावर का होता है उल्टा, लालच देना, कि देखो अगर आपने हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेचने की हमारी हेल्प करी तो हम आपको ना थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा दे देंगे या हम आपके ये हेल्प कर देंगे, यानी लालच देना, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड पावर। लेस्टिमेट पावर जो होती है ना बेटा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है लीगली, ठीक है, वो लीगल होता है। तो जब लीगली पावर बन जाती है तो वो हक हो जाता है कि वो आपको ऑर्डर देगा ही देगा। अगर लीगली बन जाते हो तो फिर सामने वाले का हक हो जाता है आपके ऊपर ऑर्डर देने का, ठीक है। और बाकी आपका ओटीपी आई नहीं है अभी तक ना। बोला अभी। एक मिनट। हाँ चलिए, फिर आपका क्या रह गया, रिफरेंट पावर। रिफरेंट पावर जो है, यानी किसी को रिफर करके, जैसे आप सपोज करिए कि भाई कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है तो आप उसको मानते हो, रिफर करते हो, उसको मानना किसी भी चीज को। जैसे अगर आपका मैनेजर है, एम्प्लॉइज है सपोज करिए, तो मैनेजर को आप रिफरेंट पावर ये होती है कि आप उसको मानते हो कि हाँ ये बहुत ही अच्छे हमारे मैनेजर्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से काम करना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट पावर। यानी किसी की शक्ति, किसी का कुछ भी अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, कि आप किसी को इतना अच्छा मानते हो कि आप उसके हिसाब से ही चलना पसंद करोगे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट पावर। तो ऐसे इसके अंदर होता है कि जैसे किसी कंपनी पे आपको ज्यादा भरोसा है तो जो सारे होलसेलर्स हैं सब कुछ जो है वो उन्हीं के हिसाब से चलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पसंद करते हैं। सिंपल सी बात है, उनको पसंद करते हैं कि भाई जियो कम हमें पसंद है क्योंकि हमें मुकेश अंबानी जी बहुत पसंद है, तो हम इनका तो हम करेंगे ही करेंगे अपनी तरफ से, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट पावर। सॉरी फॉर द पॉज, है ना, 2 मिनट प्लीज आप मुझे देना। ठीक है, आगे समझ में, एक लाइन में फिर से समझा देती हूँ। रिवॉर्ड पावर यानी लालच देकर अपनी तरफ करना कि हमारे प्रोडक्ट्स को या बेचो, है ना। कोर्सिव पावर धमका के करना। लेस्टिमेट पावर एक लीगल एग्रीमेंट में रहना कि हाँ हमें काम करना ही है क्योंकि उसने साइन कर रखा है कि मैं आपका काम करूंगा, दैट इज वो लीगल होता है। रिफरेंट पावर किसी को पसंद करके आप उसका काम करना, है ना भाई, कि आप कोई भी होगा वो जियो से तो जुड़ना चाहेगा ही ना मुकेश अंबानी जी की वजह से, तो वही वाली चीज है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन मार्केटिंग स्टेट दैट कंज्यूमर विल फेवर द प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस इनोवेटिव फीचर्स, मीनिंग द ऑर्गेनाइजेशन शुड डिवोट इट्स एनर्जी टू मेक कंटिन्यूस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बहुत ईजी है ये तो, बताओ। ऐसा कौन सा मार्केटिंग में है, कॉन्सेप्ट है, फिलोसफी है जहाँ कंज्यूमर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को चूज करता है जो सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, सबसे अच्छे फीचर्स के होगा तभी हम लेंगे। ये तो बहुत इजी है, प्रोडक्ट के बारे में है तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर तो कस्टमर वही चीज खरीदता है जो सस्ता होता है और उसको आसानी से मिल जाए। प्रोडक्ट में वो वही वाली प्रोडक्ट चूज करता है जिसमें फीचर्स क्वालिटी अच्छी हो। और सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ होता है कि जितना हो सके लोगों को बेचो, अग्रेसिव प्रमोशन यूज किया जाता है। और मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर की नीड को भी ध्यान रखते हैं। चलिए आज का सेशन यही तक था, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगे, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।